नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे आज की क्लास में हम एमपी टेट पर्यावरण प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। पर्यावरण प्रैक्टिस सेट बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न रहेंगे। ए टू जेड आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न रहेंगे और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को भी कंबाइन किया गया है। यानी इस तरह से प्रैक्टिस सेट बनाया गया ताकि आप लोगों जो का ईवीएस पर में 30 में से 30 लाने का वो जो सपना रहता है, ड्रीम्स रहता है, वो आपको पूरा अवश्य होगा। तो जिस प्रकार से पिछले ईयर में पूछा गया उसी लेवल को अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न लाए गए हैं, क्योंकि इस ईयर में भी, इस टेस्ट में भी आपके इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सभी लोगों को तैयार रहना। आइए जानते हैं पिछले ईयर में यह प्रश्न क्या पूछा गया था कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? महुआ और कदम्ब, इमली और आम, पीपल और बरगद, केले और नारियल के पेड़। तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर्स, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जिस पेड़ की पूजा करते हैं वह महुआ और कदम्ब का पेड़ है। मैं कदम का पेड़ है अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ, ऐसा कुछ था ना, एक कविता थी, बहुत अच्छा मुझे याद है। बचपन हमने पढ़ा तो आज भी वो कविताएं याद आती हैं, ऐसी कविताएं थी। अगला डीआरडीओ की प्रयोगशाला को कितने प्रौद्योगिकी समूहों में जो है समूहीकृत किया गया है? 14, 10, 7 या 5? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट फीडबैक यहाँ पे सर्वोपरि है। सरमान है, जायसवाल सर अभिनंदन और स्वागत करते। तो पिछली बार आप सभी को पता होगा कि इसरो से संबंधित बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। इस बार भी चांसेज है और काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो डीआरडीओ की प्रयोगशाला में कितने प्रौद्योगिकी समूहों के वर्गीकृत किया गया है? तो टोटल 5 समूहों। ठीक है, कितने प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की नहीं बात कर रहा, कितने प्रौद्योगिकी समूहों में समूहीकृत किया गया है, ये ध्यान देना। तो 5। ठीक है, डीआरडीओ के लगभग 41 प्रयोगशालाएं और 5 डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं का एक नेटवर्क है जो इन विषयों को कवर करने वाली रक्षा प्रौद्योगिकी को विकसित करने में लगे हुए हैं। और जैसे आपके विमान की आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइलें, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? और आपको पता है ईवीएस पर्यावरण पेडागोजी में भ्रमण से रिलेटेड एक प्रश्न आएगा ही आएगा, पक्का। जी हाँ, 1 नंबर बिल्कुल रखा हुआ है। तो भ्रमण का टॉपिक अपने आप में क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन के अगर आप शिक्षक होंगे, जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, तो जब भ्रमण का आयोजन करेंगे तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि आनंद की अनुभूति और भ्रमण कराना, शिक्षण प्रक्रिया की एक रास्ता को बदलना, सक्रिय अधिनियम अनुभव उपलब्ध कराना, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। देखिए, संतुष्ट करना, अनुभूति, एक रास्ता, ये चीज़ें सही है, लेकिन जो अनुभव उपलब्ध कराए ना, पेडागोजी में सबसे बेस्ट है अनुभव उपलब्ध कराना, वो भी सक्रिय अधिनियम, सोने पे सुहागा कह सकते हैं। एक तो वैसे भी पॉजिटिव हमारा ऑप्शन दे दिया गया, क्या दे दिया गया? अनुभव उपलब्ध, इसके साथ सक्रिय शब्द जुड़ गया, तो सोने पे सुहागा इसी को बोला जाता है। अच्छा तो था, और भी अच्छा कुछ शब्द आ गए तो हमें पता चल गया कि इस ऑप्शन के आंसर यही होने वाला है। अगला, क्रिकेट का पहला विश्व कप कब खेला गया? पिछली बार स्पोर्ट्स जीके से प्रश्न पूछा गया था, क्रिकेट का पहला विश्व कप कब खेला गया? 75, 85, 65, 45 में। तो आप लोगों को पता होगा क्रिकेट का पहला विश्व कप जो है शायद मुझे 1975 में इंग्लैंड में खेला गया था मेरे ख्याल से। कहाँ पे खेला गया था सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। पेसमेकर का संबंध किससे है? किडनी, लीवर, हृदय, मूत्राशय। तो ये आपके साइंस, जीव विज्ञान से प्रश्न हो जाता है, साइंस क्वेश्चन हो जाता है। तो पेसमेकर का संबंध किससे होता है? तो पेसमेकर का संबंध आपके हृदय से होता है। किससे होता है साथियों? हृदय से होता है। जिनको भी पता है सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आपका एक एक फीडबैक श्रोपनीय है। जायसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं, प्रत्येक ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर्स। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल, 22 मार्च, 10 फरवरी या 8 दिसंबर? तो आप सभी लोग जानते हैं विश्व जल दिवस की बात की जा रही। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको पता होगा वह डेट कौन सी है? 22 मार्च। जी हाँ साथियों,
22 मार्च वो समय होता है जहाँ ठंडी का अंत होता है, कह सकते हैं। सुबह शाम ठंड का माहौल होता है और दोपहर में गर्मी लगती है, वही मार्च का महीना। पानी क्या है? व्हाट इज वाटर? पूर्ण विसारक है, पूर्ण अवशोषक है, परावर्तक है या कोई नहीं? तो पानी क्या होती है? व्हाट इज वाटर? पानी हम किसे कहते हैं? पानी एक परावर्तक होता है। थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सैटेलाइट डाटा कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? फ्रॉम वेयर सैटेलाइट डाटा इज रिसीव्ड इन इंडिया? श्रीहरिकोटा, पोखरन, जम्मू, हैदराबाद। तो भारत में सैटेलाइट डाटा जहाँ जिस जगह से प्राप्त किया जाता है वह जगह हमारी हैदराबाद कहलाती है। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस टीम को हराकर जीता? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या साउथ अफ्रीका? तो जितने भी भाई बहन शिक्षक बंधु स्पोर्ट्स से संबंधित रखते हैं, क्रिकेट प्रेमी हो तो जानते ही होंगे, और अभी तक आपने कमेंट भी कर दिया होगा कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जिस टीम को हराकर जीती थी फाइनल में, वह और कोई नहीं साउथ अफ्रीका है। लगभग 7 या 9 रनों से जीती थी मेरे ख्याल से, मैं भी उस वक्त देख रहा था। जी हाँ, कितने रनों से जीती थी सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, प्राइमरी स्तर पर EVS शिक्षण आधारित क्या होती है? केवल सिद्धांत, थ्योरी ओनली होती है, थ्योरी कम प्रैक्टिकल होता है, या थ्योरी कम एक्टिविटी होती है, या प्रैक्टिकल होता है? सभी लोग बताइए, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना, प्राइमरी स्तर यानी फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के बच्चों की बात की जा रही है। और EVS शिक्षण किस प्रकार से आधारित होगी? तो थ्योरी और कम एक्टिविटी ज़्यादा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न जो आपके पिछले ईयर में प्रश्न पूछा गया था कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करता है? बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, जीवाणुओं के केंद्रक पर कार्य करे, वो इसका भित्ति बनाने वाली जीवाणु क्रियाओं को रोकता है, या मानव प्रतिरक्षा में वृद्धि? तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बैक्टीरिया के खिलाफ किस प्रकार से काम करता है? कोशिका भित्ति में बनने वाली जीवाणु प्रक्रिया को क्या करता है? रोकता है। कोशिका भित्ति में बनने वाले जीवाणु की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको रोकता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो हर प्रकार से आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि EVS में 30 में से 30 लाना है और सभी को 90+ का स्कोर प्राप्त करके क्वालिफाइड करना है। अगला, भारत में राष्ट्रीय पटसन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर? सभी बताइएगा। जी हाँ साथियों, भारत में राष्ट्रीय पटसन बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता की बात करेंगे। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च तापमान और आर्द्रता की स्थितियों के कारण दिन के समय मौसम काफ़ी असहनीय हो जाता है, इसे आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? काल वैसाखी, अक्टूबर गर्मी, बारडोली चीरहा या मानसून? तो उच्च तापमान और आर्द्रता की स्थितियों के कारण दिन के समय मौसम काफ़ी जो असहनीय हो जाता है, इसे आमतौर पर साथियों सभी लोग जानते हैं अक्टूबर की गर्मी कहा जाता है। क्यों, किस कारण से होता है? उच्च तापमान आर्द्रता की स्थिति के कारण दिन के समय मौसम काफ़ी असहनीय होता है, लेकिन सुबह शाम मौसम कूल लगता है यानी ठंडा रहता है। अगला प्रश्न आपका और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट है आइए जानते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश? बांध हो गए आपके, ठीक है, जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो परियोजनाएं हैं, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो भाखड़ा नागल बांध की अगर बात की जाती है जिस राज्य में स्थित और कोई नहीं, 5 नदियों का प्रदेश पंजाब। 5 नदियों का प्रदेश पंजाब कहलाता है। कौन कौन सी नदियां हैं? सिंधु, यमुना, कौन कौन सी? सभी लोग, सतलज, ब्यास, सिंधु, सतलज, ब्यास, और 2 नदियां कौन कौन सी हैं? नेपाल का राष्ट्रीय खेल कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, बैडमिंटन? सभी लोग बताइए। नेपाल का राष्ट्रीय खेल, तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल आप सभी लोग जानते हैं क्या है? वॉलीबॉल। कबड्डी किसका राष्ट्रीय खेल है? पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने आपको बताया था, सभी लोग बताइएगा कबड्डी किसका राष्ट्रीय खेल है? जितने भी डेली देख रहे होंगे प्रैक्टिस सेट अच्छे से अटेंड कर रहे होंगे तो इसका आंसर अवश्य दे दिए होंगे। अगला प्रश्न है,
वर्षा मापन की इकाई क्या होती है? व्हाट इज यूनिट ऑफ रेन मेजरमेंट? लीटर, मिलीमीटर, वर्ग मिलीमीटर, मिलीमीटर प्रति सेकंड। तो वर्षा मापने की जो यूनिट होती है वह मिलीमीटर होती है। वर्षा मापने की इकाई का नाम बताइए सभी लोग। वर्षा मापने की जो इकाई होती है वो किससे मापी जाती है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि मापन से एक क्वेश्चन आना ही आना है, किसी का भी मापन से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा फल उगाया गया था? सेब, आम, खजूर, अंजीर। तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा फल उगाया गया, सभी लोग बताइए। खजूर या अंजीर या आम या सेब। फलों का राजा आम कहलाता है, लेकिन पृथ्वी पर सबसे पहले जो फल उगाया गया था अभी तक माना जाता वह अंजीर का फल उगाया गया था। अब ये ध्यान देना, जमा नहीं है जो प्राकृतिक, उगाया गया हो जो, ये ध्यान देना है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पहले हम ये तो ध्यान दे दें, लेकिन उगाया गया है तो कहीं ना कहीं मानव निर्मित होगा, तो अंजीर है। और अंजीर के बारे में बहुत चीज़ें, जी हाँ, धरती में सबसे पहले उगाए जाने वाला फल अंजीर ही माना जाता है। 11,400 साल पहले मध्य पूर्व में मनुष्यों द्वारा यह उगाया गया था। अंजीर दुनिया के सबसे मीठे फलों में से शामिल है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये डायबिटीज़ के मरीज के लिए रामबाण इलाज होता है, यानी फ़ायदेमंद साबित होता है अंजीर, क्योंकि काफ़ी महंगा भी है, तो सबके लिए कॉस्टली है, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगला, कटाव किसे कहते हैं? व्हाट इज द इरोजन? मृदा के अपरदन को, जलाशयों में वाष्पन के, बालू के बहाव के, वृक्षों के जल के अवशोषण को। कटाव मतलब सभी लोग जानते हैं मृदा अपरदन, मिट्टी के कटने को ही कटाव कहते हैं। और अक्सर बारिश के मौसम में ऐसा होता है। और कटाव का सबसे बड़ा कारण है वृक्षों की कटाई, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे की जो जड़ें होती मिट्टी को बांधे रखती हैं। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का छात्र जल के महत्व को नहीं समझ पा रहा तो आपकी क्या कोशिश होगी? आपकी नियुक्त होगी है, आप लोग शिक्षक बन चुके हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं बन चुके हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और आपकी कक्षा में ऐसा छात्र है जो जल के महत्व को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आपकी कोशिश क्या होगी कि शिक्षक अध्यापक अध्यापिका के रूप में उसे कक्षा से बाहर कर देना, तो ये तो कतई नहीं कर सकते। उसे जल की उपयोगिता समझाना, ये हो सकता है। उसके अभिभावकों को सूचित करना, तो जल को महत्व नहीं समझ पा रहा तो उसके अभिभावक को सूचित करना, ये भी आपका सही नहीं होगा। उसे चार्ट, मॉडल या भ्रमण द्वारा जल संसाधनों के महत्व की जानकारी देना, ये बेस्ट होगा, क्योंकि ईवीएस में, पेडागोजी में सबसे बेस्ट क्या होती है? शिक्षक की कोशिश, उसे चार्ट दिखाइए, समझाइए, मॉडल दिखाइए, भ्रमण कराइए जल संसाधनों का, उनके महत्व के बारे में जानकारी दीजिए। टी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ईवीएस पेडागोजी काफ़ी इजीली होती, इतना कठिन होता नहीं। गंगा का उद्गम कहाँ है दोस्तों? जी हाँ, सभी लोग बताइएगा। ऋषिकेश, गढ़मुक्तेश्वर, गंगोत्री या भीमगोड़ा? तो आप सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते कि नहीं जानते, सभी लोग कमेंट करके बताइए। जी हाँ, गंगा का उद्गम पूछा जा रहा है। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द गंगाज? गा से गंगा, गा से गंगोत्री, सभी लोग जानते हैं, लेकिन कमेंट करने से डरते हैं, और यही डर हम आपको दूर करवा रहे हैं, इसलिए कमेंट अभी कीजिए। भारत में निर्मित प्रथम संचार उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रयान फर्स्ट या एप्पल? सभी लोग बताइए, क्योंकि यहाँ पे कमेंट करेंगे तभी एग्जाम में कमेंटेड हो पाएंगे, एग्जाम में बेहतरीन अच्छे फ्री माइंड से, क्योंकि जो प्रेशर होता है एग्जाम को वो आपका कम हो जाएगा, इसलिए अभी से कमेंट करिए। और जितने भी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर को 25+ का स्कोर आ रहा तो वाकई में आपकी बेस्ट तैयारी चल रही है, आपको कोई आंधी तूफान कुछ भी नहीं रोक सकता। अगर 25 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं लेना है, सभी प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए, पुराने पेपर को देखिए, समझिए और अपने स्कोर को और बेटर कीजिए। तो भारत में निर्मित प्रथम संचार उपग्रह एप्पल, जी हाँ, एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट भारत में निर्मित प्रथम संचार उपग्रह था, एप्पल, याद रखिएगा। अगला, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सामान्य रहता है, बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब आप सोते हैं तो उस समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय में कई लोग बोलते हैं सोते समय में ये तो बढ़ता होगा शायद, क्योंकि सांसें तेज चलती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सोते समय में आपका शारीरिक शून्य हो जाता है, तो आपका क्या है, रक्त जो दाब होता है वह घटता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाए। बाकी आपकी क्या राय है आप लोग भी बता सकते हैं। और पिछले ईयर में पूछा गया प्रश्न था रक्त वाला। अगला, वार्षिक परीक्षण या इकाई परीक्षण निम्नलिखित में से किस प्रकार के आकलन के उदाहरण होंगे? औपचारिक मूल्यांकन, यथार्थपरक मूल्यांकन,
आदर्श संदर्भित या मानदंड संदर्भित हो जाएगा। तो वार्षिक परीक्षण और इकाई परीक्षण दोनों के अगर आकलन के एग्जाम्पल की बात की जाती तो कहीं ना कहीं आपका औपचारिक मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि भ्रम मतलब आदमी इंसान भ्रमित हो जाता है औपचारिक और अनौपचारिक। अगला प्रश्न है, निर्धनता से क्या तात्पर्य? हर हमारे भारत में बोला जाता है वो तो निर्धन व्यक्ति हैं, बीपीएल कार्ड वाले हैं, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे है। तो निर्धनता शब्द का हमारे भारत में काफ़ी इस शब्द का यूज किया जाता है और निर्धनता अर्थशास्त्र से संबंधित हो जाता है। तो निर्धनता से तात्पर्य क्या होता है? जीवन स्तर न्यूनतम होना, जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध न होना, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, तो न्यूनतम भौतिक सामर्थ्य के निरपेक्ष स्तर को प्राप्त न कर पाना। जी हाँ, रोटी कपड़ा मकान सभी को इतना पता, इतना तो होना चाहिए आज की डेट में। तो न्यूनतम जो भौतिक सामर्थ्य हैं, जो स्तर है निरपेक्ष, उसको प्राप्त न कर पाना ही निर्धनता बोला जाता है। तो ये डी ऑप्शन है, पूर्णतः परिभाषा है निर्धनता की, तो सभी लोग समझ लीजिएगा। और ईवीएस में एनसीएफ से प्रश्न आए ऐसा हो नहीं सकता, पूछा ही जाएगा। तो एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का झुकाव दिया है? ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, उपयुक्त में दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रैक्टिस सेट अटेंड करने का हम डेली एक नए क्वेश्चन लेकर आते हैं और ये 9th प्रैक्टिस सेट है। 9th गुणे आप 30 कर लीजिए, लगभग आपके कितने हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। और इसी तरह लगभग 40+ ऑल सब्जेक्ट को मिला के 40+ प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो 40 इंटू आपके 30 कर लीजिए, तो 1000 से ज़्यादा हमसे कुछ हम करा चुके हैं। तो ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का झुकाव होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं क्या भाई, ज्ञात से अज्ञात की ओर है, मूर्त से अमूर्त की ओर है, दोनों है, ये कोई नहीं। तो एनसीएफ में ज्ञात से अज्ञात की ओर भी होता है और मूर्त से अमूर्त की ओर भी होता है। मूर्त मतलब जानना, अमूर्त मतलब नाचा। ठीक है, स्थूल सूक्ष्म और स्थूल, सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, स्थूल मतलब बड़ा होता है, ये चीज़ें भी समझना है। अगला प्रश्न, गोल्डन राइस कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। गोल्डन राइस अर्थात चावल में, गोल्डन राइस चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? और सभी लोग जानते हैं वह विटामिन कौन सा है, विटामिन ए। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि आरटीई एक्ट डी, हाँ, आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। तो आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर अध्यापक को कितने घंटे पढ़ाना होगा? आपको कितने, कम से कम 4 घंटे आपको पढ़ाना ही होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी देश के मानचित्र पर लिखा है स्केल फर्स्ट सेंटीमीटर 1100 मीटर, यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन स्थानों के बीच वास्तविक दूरी क्या होगी? 16.5 किलोमीटर, 1.65, 1650 या 16,500 किलोमीटर। सभी लोग बताइए। तो किसी देश के मानचित्र पर लिखा स्केल फर्स्ट सेंटीमीटर 1100 मीटर, यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी 16.5 किलोमीटर हो जाएगी। जिनको भी जानना है कैसे, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिए, हम बता देंगे आपको। और एक पैमाना इस प्रकार से स्केल वाला ज़रूर पूछा जाता है, यानी एक क्वेश्चन रखा होगा। आइए बात करेंगे प्रश्न की। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जा सकता शिक्षण की कमियों की पहचान, शिक्षण की ग्रेड और रैंक, शिक्षार्थी की अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षार्थी का व्यवहार और अनुशासन। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन में शामिल जो किया जाता है वह शिक्षण की कमियों की पहचान करने में, शिक्षार्थी की अधिगम रिक्तियों की पहचान करने में, शिक्षार्थी के व्यवहार और अनुशासन में, लेकिन शिक्षार्थी की ग्रेड और रैंक में या पर्यावरण अध्ययन के मूल्यांकन में शामिल नहीं होता। पर्यावरण में ग्रेड और रैंक नहीं दी जाती। अगला प्रश्न, दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि, गोष्ठियों एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को क्या बोला जाता है? औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा, पाठ्यक्रम शिक्षा या विद्यालयी शिक्षा। तो दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि, गोष्ठियाँ, सिनेमा द्वारा जो दी जाने वाली पर्यावरण शिक्षा होती है उसको क्या बोला जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना। और जिनको भी ईवीएस पर्यावरण की टॉपर नोट्स चाहिए, तो टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए केवल आपको व्हाट्सएप करना है 9630
9598 9630689598। इस पर व्हाट्सएप करना है, कॉलिंग नहीं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको नोट्स के बारे में डिटेल मिल जाएगा कैसे प्राप्त होगा। तो धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।